आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यूपी में और शाम महाराष्ट्र में थे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये दोनों राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। यूपी में 80 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। मोदी ने दोनों ही राज्य में धन वर्षा की, लेकिन अंदाज एकदम अलग था। धन वर्षा तो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी हुई, लेकिन गलती से ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से पूरी हेडलाइन बदल गई। बार बार मोदी के विरोधी भी पूछते हैं कि मोदी ही चुनाव में क्यों जीत जाते हैं और कांग्रेस चुनाव क्यों हार जाती है। जवाब इस रिपोर्ट को देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। 1,18,00,000 घरों एक मिनट सॉरी सोचिए, एक मुख्यमंत्री 6 मिनट तक पुराना बजट भाषण पढ़ते चले गए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 6 मिनट तक गहलोत पुराना भाषण पढ़ते रहे। ना उन्हें इसकी हवा लगी, ना उनके मंत्री को, ना ही किसी और को। जब तक समझ आया 6 मिनट बीत चुके थे। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट सॉरी गौर से देखिए, गहलोत पुराना बजट भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। पूरे 6 मिनट बाद उनके एक मंत्री को समझ आया कि मुख्यमंत्री जी गलत पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। तब जाकर उनके मंत्री महेश जोशी उनके पास आए, उनके कान में टोका और फिर गहलोत ने अपना भाषण रोका। कुछ घंटे पहले ही जो मुख्यमंत्री अपने बजट को अंतरिम रूप देने वाली फोटो ट्वीट कर रहे थे, कुछ घंटे पहले ही जो मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण की स्पेशल कॉपी वाला ब्रीफकेस दिखाते हुए फोटो अपनी वॉल पर चिपका रहे थे, वही मुख्यमंत्री गलत बजट स्पीच कैसे पढ़ गए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गहलोत ने अपना बजट पहले नहीं पढ़ा? क्या अंतरिम रूप देते वक्त उन्होंने बजट स्पीच पर नजर नहीं डाली? क्या 6 मिनट तक गहलोत को एक बार फिर नहीं लगा कि वो पुराना बजट भाषण पढ़ रहे हैं? गहलोत को क्या लगा, पहले उनसे ही सुन लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली शीट पढ़ रहा था, उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे, अब उसके अंदर मान लो 1 पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें। वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे पीछे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए। तो मैंने कहा ये आगे कन्फ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कन्फ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको उसको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो है। आमतौर पर बजट भाषण सदन में पढ़े जाने से पहले कैबिनेट में पास होता है, उसे फाइनलाइज किया जाता है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर गहलोत ने उसे देखा भी होगा, उस पर दस्तखत भी किए होंगे। अगर सदन में उन्होंने गलत स्पीच पढ़ी तो फिर पहले कौन सा बजट देखा था? गहलोत कह रहे हैं ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है, सॉरी भी बोल दिया। लेकिन वसुंधरा राजे का एग्जाम्पल क्या दिया? हंगामा बढ़ गया। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब पुराना बजट भाषण पढ़ दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि गहलोत ही बेसुध रहते हैं। बीजेपी इस पर तरह तरह से सवाल उठा रही है। लेकिन सोचिए, ऐसी बड़ी गलती उस राजस्थान में हुई जहां 11 महीने बाद चुनाव है। ये उस राजस्थान में हुआ है जहां बजट स्पीच दिखाने के लिए लंबा चौड़ा इंतजाम किया गया।
पूरे राजस्थान के सभी स्कूल कॉलेज में बजट स्पीच लाइव दिखाई गई। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बजट का लाइव प्रसारण किया गया। सरकारी स्कूलों में यह इंतजाम करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। राजस्थान की सरकार ने खुद इसके लिए आदेश जारी किया था, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का आखिरी बजट था। इसके जरिए युवाओं और छात्रों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैसेज कुछ और चला गया। जो अपने घोषित किए जाने वाले बजट को लेकर ढिंढोरा पिछले 6 महीने से पीट रहा हूं। पिछले 15 दिन से लगातार उस बजट को लेकर के कि इस तरह का बजट आने वाला, आने से पहले उसके विज्ञापन किए जा रहे हैं। उस बजट के मूल पाठ में जिसे मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को न हो और वो पिछले वर्ष का बजट उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे नेता के हाथों में राज्य कितना सुरक्षित है? देखिए, पहले 8 तारीख को बजट पेश होना था, ऐसी सूचना हमने तो मीडिया में ही पढ़ी थी। बाद में उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, तो 10 का रखा। तो तैयारी कहाँ की उन्होंने? पुराना बजट पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है अब शासन संचालन करने में। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए। कम से कम स्वयं को ध्यान आना चाहिए कि मैं ये बजट पढ़ चुका हूं, लेकिन यही रेक्टिफाई जो उनकी मिस्टेक जो है और लोग सदन में करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, इसका मतलब पिछला जब बजट पढ़ा तो भी उन्होंने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से पढ़ा, और अब की बजट पढ़ा वो भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पढ़ा। उनका दिमाग अस्थिर था, उनका दिमाग कहीं और था। फिर हंगामा की जरूरत क्या थी? मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस वक्त मेरा सॉरी, मतलब क्योंकि बजट पढ़ रहा और रोकना पड़ रहा है, तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। और इनकी दिल्ली में जो है बीजेपी वाले, वो मैंने सुना वही लग गए पैर से बात करने के लिए, इनके हाईकमांड वाले लोग। ये तो इनकी स्थिति है। वो जो बोल रहे थे कि लीक हो गया, लीक क्या हो गया? राजस्थान में इतने मेगा अरेंजमेंट, इतनी बड़ी तैयारी का रिजल्ट आपके सामने है। अब यूपी चलिए। यूपी में भी एक इंतजाम हुआ था। लखनऊ में सबसे बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे कुछ साल पहले तक बीमारू प्रदेश कहा जाता था। बीमारू, बीमारू का मतलब समझिए। इसमें बी और आई अल्फाबेट बिहार के लिए है, एम और ए मध्य प्रदेश के लिए, आर से मतलब है राजस्थान, और यू अल्फाबेट उत्तर प्रदेश के लिए है। 80 के दशक में बीमारू राज्यों वाला ये एब्रिविएशन सामने आया था। गौर करिए, इसमें यूपी भी है और राजस्थान भी। लेकिन अब इन दोनों राज्यों को कंपेयर कर लीजिए। राजस्थान पिछले कुछ साल में कितना बदला और यूपी में कितना बदलाव आया, फर्क सामने है। यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के तमाम बड़े लोग जुटे हैं। 40 देशों के 400 विदेशी डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं।
32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश होगा। 92 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। यूपी सरकार का दावा है कि ये देश की सबसे बड़ी समिट है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। यूपी की समिट में टाटा, बिरला और अंबानी ऐसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स के लोग शामिल हुए हैं। मुकेश अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। कुमार मंगलम बिरला ने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। टाटा सन्स ने भी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देने का भरोसा दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुकेश अंबानी ने कही। मुकेश अंबानी जब समिट में बोल रहे थे तो यूपी को भगवान श्री राम और लक्ष्मण से जोड़कर अपनी बात रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भगवान राम की धरती कहा और लखनऊ को भगवान लक्ष्मण की नगरी कहकर बुलाया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में भी तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है। डेवलपमेंट के काम ने रफ्तार पकड़ी है। ऊपर गाड़ियां दौड़ रही हैं, नीचे वंदे भारत की स्पीड दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से एक साथ 2-2 वंदे भारत ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल दिखाया। ये पहला मौका है जब एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है। पहले ट्रेन मुंबई से शिरडी साईनगर की और दूसरी ट्रेन मुंबई से सोलापुर के लिए रवाना हुई। ये ट्रेनें ऐसे रूट से गुजरेंगी जहां शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, पंढरपुर और पंचवटी जैसे कई तीर्थ स्थान हैं। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर
ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी तीनों जगह की पॉलिटिकल पिक्चर अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है। यूपी में बीजेपी सबसे मजबूत है। विरोधियों ने कई कॉम्बिनेशन बनाए, कभी अखिलेश राहुल, कभी अखिलेश मायावती, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगर यूपी में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो मोदी ने बनाया। महाराष्ट्र में भी कई कॉम्बिनेशन बने, लेकिन विनर मोदी ही हैं। शिंदे से ज्यादा लोग आज भी वहां बीजेपी को मानते हैं, मोदी को जानते हैं। राजस्थान में भी वही सिचुएशन है। 25 लोकसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वहां पर कोई वेव काम नहीं कर रही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत पाती। जवाब में इन फैक्टर्स में साफ साफ देखते हैं। इसीलिए मोदी कहते हैं, एक अकेला काफी हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।